अगर आप गूगल करो फादर ऑफ वैक्सीनेशन या आप दुनिया के किसी भी मेडिकल किताबों में ढूंढोगे कि वैक्सीनेशन के कंसेप्ट को किसने दुनिया में लाया, तो आपको हर जगह ब्रिटिश फिजिशियन एडवर्ड जेनर का नाम मिलेगा। पर अगर मैं कहूँ कि ये शायद एक बड़ा झूठ हो सकता है, तो क्या आप मानोगे? चलिए बिना वक्त बर्बाद किए जानते हैं कि वैक्सीनेशन का असली श्रेय आखिर किसे मिलना चाहिए। इस पूरे कहानी को अच्छे से समझने के लिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता है पर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारा कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम में, और आज हम सीधे चलेंगे स्क्रिप्चर्स के सेगमेंट में और पता लगाएंगे कि स्क्रिप्चर्स में क्या छुपा है। तो दोस्तों, वैक्सीनेशन की सारी कहानी जुड़ी हुई है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन से। तो बेसिकली इस रोग में चिकन पॉक्स से भी भयंकर पॉक्स होता था और तेज बुखार आता था मरीज को, जिससे काफी लोग मारे जाते थे। आप सबको बता दूं कि स्मॉल पॉक्स इस रोग का 2500 साल पुरानी आयुर्वेदिक ग्रंथों में जैसे चरक और सुश्रुत संहिताओं में उल्लेख मिलता है। इसको अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम दिए गए, जैसे बसंत रोग, शीतला, शीतलिका, विस्फोट इत्यादि। पर क्या आप जानते हैं कि जेनर के वैक्सीन के खोज करने के कई वर्षों पहले खुद ब्रिटिश ऑफिसर्स डॉक्टर J.Z. होलवेल का उनके प्रेसिडेंट को लिखा हुआ रिकॉर्ड 1767 का और रेव कोल्ट के 1731 के रिकॉर्ड्स में ये क्लियरली स्टेटेड मिलता है डिस्क्रिप्शन के साथ कि वैक्सीनेशन के समान एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती थी भारत में लोकल धनवंतरियों द्वारा, जिसको टीकाकरण कहते थे। उन्होंने उनके रिकॉर्ड्स में लिखा कि इस टेक्निक में स्मॉल पॉक्स पस का एक छोटा पोर्शन एक हेल्दी व्यक्ति के स्किन के पोर्स में इंसर्ट कर दिया जाता था एक सुई के द्वारा। उस व्यक्ति को थोड़ा माइल्ड इन्फेक्शन होकर उसमें कुछ दिनों बाद इम्यूनिटी आ जाती थी स्मॉल पॉक्स वायरस के प्रति। दोस्तों, ये बात सुनकर अभी से इतना खुश मत होना, क्योंकि ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में ये सिर्फ आधा अधूरा सच ही लिखा हुआ मिलता है। कहानी में अभी बहुत सारे ट्विस्ट बाकी है। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में डॉक्टर J.Z. होलवेल और रेव कोल्ट ने जो टेक्निक मेंशन की कि भारत के लोकल वैद्य टीकाकरण के लिए यूज करते थे, वो दरअसल एक टेक्निक था जिसको ब्रिटिश काल में उसी 18th सेंचुरी में इस्तेमाल किया जाता था यूरोप में, जिसको नाम दिया गया था वेरियोलेशन। कहा जाता है कि ये तकनीक चाइना में और अरब देशों में भी यूज किया जाता था उस समय, और ब्रिटिशर्स को इस टेक्निक के बारे में 18वीं शताब्दी में पता चला था अरब के ऑटोमन एम्पायर से। तो इन ऑफिसर्स के रिकॉर्ड के हिसाब से भारत का टीकाकरण और उनका वेरियोलेशन टेक्निक सेम था। अब दोस्तों, जेनर का टर्म वैक्सीनेशन और इस टेक्निक वेरियोलेशन में क्या अंतर था, जिसके वजह से वैक्सीनेशन का श्रेय डॉक्टर एडवर्ड जेनर को दिया गया। ब्रिटेन में जब इस वेरियोलेशन टेक्निक के बारे में पता चला था, उसके पहले 16वीं शताब्दी से ही ब्रिटेन में स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, वॉफिम कफ, डिसेंट्री, स्कारलेट फीवर, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया जैसे रोगों की महामारी थी, और इन महामारियों से ऑलमोस्ट 30% बच्चे जो 15 साल की उम्र से भी कम थे, उनकी मौत हो जाती थी। और वेरियोलेशन की इस टेक्निक से उनको बहुत राहत तो मिली, पर वेरियोलेशन का जो टेक्निक था वो बहुत ही डेंजरस हुआ करता था। जैसे किसी हेल्दी व्यक्ति को मिनी स्मॉल पॉक्स जैसा हो जाता था और उस व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों को भी वो संक्रमित कर देता था। और इस टेक्निक को करने से जो इम्यूनिटी उस व्यक्ति को मिलती वो ज्यादा दिनों तक नहीं रहती थी और उसे वो बीमारी फिर से होने के चांसेस रहते। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जो अपने रिकॉर्ड्स में वही सेम फॉल्टी टेक्निक भारत के वैद्यों के बारे में लिखा, ये संदेहजनक था। फिर हम सबको कहानी ये बताई गई कि ब्रिटिश फिजिशियन डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने ये शोध किया कि ब्रिटेन में गाय चरने वाली महिलाओं को एक रोग होता था जो गाय के संपर्क में रहने से होता था, जिसे काउ पॉक्स बोलते थे, जिसमें बहुत माइल्ड फीवर आता था और ये रोग स्मॉल पॉक्स जैसे हानिकारक नहीं होता था। स्टोरी ये बताई गई कि 1796 में जेनर ने इस काउपॉक्स के वायरस पर एक्सपेरिमेंट किए और पता लगाया कि ये काउपॉक्स वायरस के पस को स्मॉल पॉक्स के मरीजों पर नीडल द्वारा स्किन में इंसर्ट किया, तो इससे स्मॉल पॉक्स से भी इम्यूनिटी मिल जाती थी। एडवर्ड जेनर ने फिर इस सो कॉल्ड नए टेक्निक को वैक्सीन ऐसा नाम दिया, क्योंकि लैटिन में वाका मतलब गाय होता है।
इसके बाद तुरंत ब्रिटिशर्स ने 1802 में भारत में टीकाकरण टेक्निक को बंद करवा दिया, ये कहकर कि ये इंसानियत के लिए खतरा है, और एक वैक्सीनेशन ड्राइव चालू किया भारत में। और एक सुपरिटेंडेंट जनरल ऑफ वैक्सीन्स के निगरानी में भारत में ब्रिटिश मेड वैक्सीन भेजा गया और पूरे यूरोप और दुनिया भर में जेनर के इस नए वैक्सीन को सप्लाई किया गया। पर दोस्तों, क्या सच्चाई यही है कि भारत में यूज होने वाला टीकाकरण पद्धति सेम वही फॉल्टी वाला वेरियोलेशन की पद्धति थी? चलिए सच का पता लगाते हैं। आप लोगों से सच्चाई शेयर करने से पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा नम्या फूड्स को, जो आज ये वीडियो आप तक लेकर आए हैं। ये एक कश्मीर में स्थित आयुर्वेदिक बेस्ड कंपनी है जिन्होंने हाल ही में एक आयुर्वेदिक ग्रीन टी बनाया है लंग्स क्लेंस टी के नाम से, जो सर्दी खांसी और ब्रोंकाइटिस जैसे लक्षणों को दूर करता है हमारे शरीर से। इसमें बनफशा, मुलेठी और वसका लीव्स जैसे स्ट्रॉन्ग आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां है जो कि लंग्स के रेस्पिरेशन को सुधारता भी है, जो कि इस पैंडेमिक के वक्त हम सभी को इम्यून रखने में मदद करता है। दोस्तों, आप में से जिसको भी ये लंग्स क्लेंस टी के बारे में जानना हो या परचेस करना हो तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर चेक कीजिए। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या भारत का टीकाकरण पद्धति यूरोप के वेरियोलेशन टेक्निक जैसा फॉल्टी हुआ करता था कि उसको ब्रिटिशर्स को बैन करने की जरूरत पड़ी? और उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या जेनर का काउ पॉक्स पस से स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाना, क्या ये उनका ओरिजिनल आइडिया था? बात है साल 1819 की। ब्रिटिश काल के मद्रास कुरियर नाम के एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था 1819 में, जिसमें एक व्यक्ति का नाम कल्वी वीरभूम था। इन्होंने इस न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखा था, ये खुलासा करते हुए कि कैसे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को जेनर ने चोरी किया प्राचीन भारतीय टीकाकरण पद्धति से। वीरभूम ने उस लेटर में काफी सारे आयुर्वेदिक ग्रंथों के रेफरेंसेस दिए थे, जिसमें यह भी दावा किया गया था कि काउ पॉक्स के वायरस का इस्तेमाल कर जो स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाया गया वो सांक्त्य ग्रंथम नाम के किसी आयुर्वेदिक ग्रंथ से ली गई थी। उन्होंने उस ग्रंथ के संस्कृत पैराग्राफ्स को कोट किया था उस लेटर में, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन में आप क्लियरली देख सकते हो कि काउ पॉक्स के पस के इस्तेमाल की बात लिखी गई है और पूरी प्रोसीजर मेंशन्ड है संस्कृत में। कुछ ही महीनों में वीरभूम का ये लेटर और उसका कंटेंट लंदन के एशियाटिक जर्नल में भी पब्लिश किया गया था। चलिए अब एक और इंस्टेंस देखते हैं। बात है 1804 की, जब एशियाटिक एनुअल रजिस्टर में उनके एडिटर ने नवाब मिर्जा मेहदी अली खान के बारे में एक लेख लिखा था, जो कि बनारस के एक नवाब हुआ करते थे। उन मेमोरेंडम्स में एक इंसिडेंट का उल्लेख किया गया मिला था, जब उनका बड़ा बेटा स्मॉल पॉक्स से पीड़ित हो गया था और उनके एक हिंदू दोस्त के कहने पर उनको एक आलेख चौबे नाम के वैद्य के पास इलाज करवाने के लिए वो लेकर गए थे। उन्होंने उनसे इस इलाज की पूरी जानकारी ली थी। आप उस मेमोरेंडम का इंग्लिश ट्रांसलेशन देख सकते हो, जिसमें आलेख चौबे ने उनको इलाज की पूरी प्रक्रिया बताई थी और उसमें क्लियरली उल्लेख किया था कि वो काउ पॉक्स का फ्लूइड यूज करते थे स्मॉल पॉक्स का इलाज करने के लिए। उसी साल 1804 का एक और रिपोर्ट भी मिलता है बंगाल प्रेसिडेंसी के एक ब्रिटिश ऑफिसर शूलब्रेड का, जिसमें उन्होंने एक 50 वर्ष के किसान की कहानी लिखी थी। उस किसान की गायों को अचानक एक बीमारी पकड़ ली थी, जिनमें उन गायों को पॉक्स हो रहा था और उस किसान ने इलाज के लिए एक वैद्य को उनके पास बुलाया था और फिर उस वैद्य ने उन गायों का इलाज किया और उनके पॉक्स के पस को इकट्ठा कर अपने साथ लेकर गए, ये कहकर कि उस पस से वो किसी अमीर व्यक्ति के बच्चे को बचाएंगे जिसको स्मॉल पॉक्स हुआ था। ये रिपोर्ट भी यही बताती है कि ब्रिटिश काल में लोकल वैद्यों को काउ पॉक्स वायरस से स्मॉल पॉक्स का इलाज होता है, ये बात पता थी। अभी तक भी अगर आपको विश्वास नहीं बैठा हो तो चलिए एक और इंस्टेंस आपको बताता हूँ। लेफ्टिनेंट कर्नल वॉल्टर गैवन किंग, जो कि कोई ऐसे वैसे ब्रिटिश ऑफिसर नहीं थे, ये मद्रास मेडिकल सर्विस में थे उस समय और इनको ब्रिटिश सरकार ने 1899 में मद्रास सैनिटेशन एंड वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट को संभालने की जिम्मेदारी दी थी। इन्होंने खुद अपने लेक्चर्स में मद्रास मेल को ये कहा था और दावा किया था कि वैक्सीनेशन का सिस्टम जो जेनर ने सो कॉल्ड इन्वेंट किया था वो प्राचीन हिंदुओं को पहले से ही पता थी। उन्होंने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का भी उल्लेख किया, आयुर्वेद विज्ञान नाम का, जो कविराज विनोद लालसेन नाम के किसी व्यक्ति ने लिखी थी जेनर के वैक्सीन के शोध के 50 वर्ष पहले 1750 में।
फ्रेंड्स, ये सारे इंस्टेंसेस जो मैंने आपसे शेयर किए, इनको ब्रिटिशर्स ने खूब रोका और विरोध भी किया था उस समय। इनको क्रिटिसाइज किया और ब्रिटिशर्स को नीचे गिराने के लिए ये हम भारतीयों का षड्यंत्र है ऐसा भी दुनिया को बताया। जिन ग्रंथों के संस्कृत श्लोकों की बात की गई वो ओरिजिनल ग्रंथ पता नहीं कब कहाँ कैसे गायब हुए या गायब कर दिए गए, किसी को पता नहीं। पर सच को दबाया जा सकता है, छुपाया जा सकता है, पर कभी मिटाया नहीं जा सकता। भारत में टीकाकरण किया जाता था प्राचीन काल से ही, और उसमें काऊ पॉक्स पस का फ्लूइड यूज किया जाता था। इस बात को झुकलाया गया और दुनिया को ये बताया गया कि भारतीय सिर्फ वेरियोलेशन जैसा फॉल्टी टेक्निक यूज किया करते थे, और दुनिया को J.Z. होलवेल जैसे कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स द्वारा इस प्रोसेस के बारे में लिखा गया रिटन डॉक्यूमेंट्स दिखाकर झूठ बोला गया। भारत में टीकाकरण पद्धति को बैन कर दिया गया और पूरी दुनिया में अपना वैक्सीन बेचकर स्मॉल पॉक्स के रोग से दुनिया को हमने बचाया। इस बात का पूरा श्रेय ब्रिटिशर्स ने ले लिया। और आज मेडिकल फ्रेटर्निटी वैक्सीनेशन के फादर को एडवर्ड जेनर के नाम से ही जानते हैं। इस वीडियो में मैं कंक्लूजन में कुछ भी नहीं कहूंगा, बस रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए ताकि लोगों तक ये सच पहुंच सके। So that's all for today friends। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो और वीडियो टॉपिक्स के रिसर्च में मदद करना चाहते हो तो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में जरूर सोचें। वन टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए आप हमें गूगल पे कर सकते हो इस नंबर पे, और ये हमारा UPI ID है ITW@IDBI, जहां आप किसी भी मनी ट्रांसफरिंग ऐप से ट्रांसफर कर सकते हो। आप हमें हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग, एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।